अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फास्ट स्पोर्ट्स। यू आर वाचिंग गोल्डन बूट। आई एम योर होस्ट अली मिर्ज़ा और मेरे साथ मौजूद है मिस्टर शहरयाब आफरीदी। और आज के प्रोग्राम में भी हम कुछ मैचेस लेकर आए हैं जो कि रियल मैड्रिड वर्सेस वेलेंसिया के दरमियान हुआ है और उसके बाद यूवेंटस वर्सेस लेजियो के दरमियान ये मैच हुआ है। किसकी कैसी परफॉर्मेंस रही इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। और इसके साथ साथ आज के शो में हम दो पैकेजेस आपके लिए लेकर आए हैं। एक पैकेज जो कि राफेल वारान के बारे में है, वो आपको दिखाएंगे प्रोग्राम में, और दूसरा जो है वो उन लोगों के बारे में, उन प्लेयर्स के बारे में जिन्होंने अपने करियर को डिस्ट्रॉय किया। प्लेयर्स बहुत अच्छे थे, टैलेंट बहुत था, लेकिन वो क्या वजूहत थी जिसकी वजह से वो उन पे टैग नहीं लग सका, GOAT वाला, उसके बारे में बात करेंगे। और कुछ ट्वीट्स और वीडियोज़ हैं हमारे पास हमेशा की तरह से प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम वो भी शामिल करेंगे। सबसे पहले हम जिस मैच की आज बात कर रहे हैं वो है रियल मैड्रिड वर्सेस वेलेंसिया, और ये मैच 2-0 से रियल मैड्रिड ने अपने नाम किया है। फाइनली मैनेज टू विन दिस मैच। रियल मैड्रिड अभी भी जो है वो उस दौड़ में है या नहीं है, उसके बारे में बात करेंगे। स्टैट्स पे अगर एक नज़र डालते हैं तो स्टैट्स की क्या सूरत हाल है आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। 19 शॉट्स रियल मैड्रिड की तरफ से थे, वेलेंसिया की तरफ से 4 थे। शॉट्स ऑन टारगेट 8 थे रियल मैड्रिड की तरफ से, 0 था वेलेंसिया की तरफ से। पोजेशन 71% था, 29% था वेलेंसिया के पास। पास एक्यूरेसी, फाउल्स, येलो कार्ड्स और कॉर्नर्स भी आप देख रहे हैं, कॉर्नर्स दोनों टीम्स को बराबर मिले हैं। आफरीदी, किस तरह से आप देखते हैं इस परफॉर्मेंस को रियल मैड्रिड की? इज इट कन्विंसिंग और जस्ट सो? बिल्कुल कन्विंसिंग परफॉर्मेंस थी, काफ़ी अच्छा खेली है रियल मैड्रिड, और ये विन तो बहुत ज़्यादा क्रूशल थी कंसिडरिंग द टाइटल रेस और पॉइंट्स गैप 8 पॉइंट्स का हो जाना था अगर रियल मैड्रिड ये हार जाती मैच, और अभी वही 5 पॉइंट्स का गैप है। तो बार्सिलोना को अगर इंटैक्ट रखना है उन्होंने तो अब कंसिस्टेंटली जीतना पड़ेगा। क्लासिको भी करीब है। एक ओवरऑल आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, सारे प्लेयर्स काफ़ी अच्छा खेले। ऑल दो इंजरीज की वजह से रियल मैड्रिड को अब मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि प्लेयर इस मैच में भी प्लेयर्स इंजर्ड हुए हैं, इससे पहले भी इंजरीज का सामना था। डिफेंस में काफ़ी वो है, कम है प्लेयर्स इंजरीज की वजह से। जो मिडफील्डर है उसको सेंटर बैक खेलना पड़ रहा है, या जो दूसरा मिडफील्डर है वो उसको लेफ्ट बैक खेलना पड़ रहा है। तो ये चीज़ें हैं, वो चैंपियंस लीग में इनको मुसीबत आ सकती है अगर टाइमली रिकवर नहीं करते प्लेयर्स। लिवरपूल के साथ इनका मिड फरवरी में अभी चैंपियंस लीग जब होगा तो वो उसके लिए भी इनको तैयारी करनी चाहिए। और लेकिन इस मैच में उनकी परफॉर्मेंस जो थी वो आउटस्टैंडिंग थी। पिछले मैच से आपको लगता है बेहतर थी? क्योंकि पिछले मैचेस में भी कुछ में हारी भी है, कुछ में जीती भी है, लेकिन उतना कन्विंसिंग नहीं जीती। अगर उनका कंपैरिजन करें तो आपको लगता है कि ये मैच पिछली विन से ज़्यादा कन्विंसिंग एक विक्ट्री थी? जी बिल्कुल, क्योंकि जैसे आपने वैलेट कहा कि पिछले मैचेस में वो उस तरह से कीजी परफॉर्मेंसेज आ रही थी। टच वो नहीं था प्लेयर्स का जो मतलब वर्ल्ड कप से पहले था। वर्ल्ड कप के बाद जब रिज्यूम हुआ है ला लीगा और रियल मैड्रिड ने खेलना शुरू किया है तो उनकी परफॉर्मेंसेस कुछ खास नहीं थी। प्लेयर्स जेल होके नहीं खेल रहे थे और थोड़ा सा एक तरह से आउट ऑफ टच नज़र आ रहा था। करीम बेंजेमा भी उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे थे, और विनीशियस जूनियर की भी इश्यूज चल रहे हैं। रॉड्रिगो का भी थोड़ा सा मतलब एक आध मैच में काफ़ी अच्छा खेल लेते थे, फिर कन्विंसिंग नहीं थे। वल्वर्डी जो कि वर्ल्ड क्लास प्लेयर, एक वर्ल्ड क्लास स्टेटस उन्होंने अचीव कर लिया था, हर मैच में वो गोल स्कोर कर रहे हैं। अभी वर्ल्ड कप के बाद यूराग्वाई की जो एक अनफॉर्चुनेट स्टोरी थी उसने शायद उनको अपसेट कर दिया है। जो भी इशू हुआ है वर्ल्ड कप के बाद तो अभी स्टार्टिंग 11 में अपनी जगह भी नहीं बन पा रही उनकी। और वर्ल्ड कप से पहले जो एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर थे और जिसका खेलना नागुज़ीर हो चुका था वो अब टीम में भी नज़र नहीं आते। तो ये इश्यूज हैं अभी, और इस मैच में लग रहा है कि रियल मैड्रिड जो वापस रियल मैड्रिड वाला टच है उसमें आ रही है, क्योंकि चैंपियंस लीग भी करीब आ गया और चैंपियंस लीग में ऑटोमेटिकली इनका कुछ स्विच ऑन हो जाता है और चैंपियंस लीग में सारे अच्छा खेलना। एक अच्छा साइन है कि वो टच इनका वापस आ रहा है। और यहाँ पे जो प्लेयर हमने फीचर किए हैं वो है नन अदर देन, आप सोच रहे होंगे शायद विनीशियस को किया है या असेंसियो को किया है, लेकिन यहाँ पे हमने फीचर किया है करीम बेंजेमा को। और करीम बेंजेमा के स्टैट्स पे एक नज़र डालते हैं कि क्यों उनको हमने फीचर किया है। या आप देख रहे हैं 8.6 रेटिंग थी, असिस्ट 2 थे, चांसेस जो क्रिएट किए 5 किए उन्होंने, एक्यूरेट पासेस 92% थे, टचेस जो थे वो 28 थे, पासेस इनटू थर्ड फाइनल 1 था। और अफरीदी, आपको लगता है इस बेंजेमा अप टू हिज बेस्ट अगेन? बहुत ही वैलिड क्वेश्चन, क्योंकि मोस्टली हमें बेंजेमा जो ये वाला बेंजेमा है वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो के टाइम पे हमें देखने को मिलता था, क्योंकि सारे गोल्स तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो स्कोर करते थे, तब इनको इतना चांस नहीं मिलता था। लेकिन अपनी टीम में, उस टीम में जिसमें रोनाल्डो खेलता था,
इन्होंने जगह कैसी बनाई थी कि ये मोस्टली असिस्ट करते थे और रोनाल्डो के लिए चांसेस बनाते थे। वरना इनकी अगर प्योर एज अ स्ट्राइकर खेलते और क्रिस्टियानो को चांसेस क्रिएट करके ना देते तो शायद जगह भी ना बनती। लेकिन उन्होंने तब ये एक था कि खुद भी एक आध जब चांस मिलता था तो गोल स्कोर करते थे, लेकिन मोस्टली रोनाल्डो के लिए गोल्स बनाते थे। वो इन्होंने अब इस सीज़न जब वर्ल्ड कप से रिटर्न होके आए हैं, खासकर ये वर्ल्ड कप में तो थे भी नहीं इंजरी की वजह से, जब इंजरी से वापस आए तो इनका अभी बैड पैच चल रहा है। मतलब वो फुट इनका उस लेवल पे नहीं है जो पिछले सीजन परफॉर्म कर रहे थे और हर मैच में गोल स्कोर कर रहे थे। तो इन्होंने इस मैच में क्या किया कि खुद गोल स्कोर करने के बजाय वो एक जो ऑलरेडी इनके पास टैलेंट है दूसरों को असिस्ट करने का और दूसरों के लिए चांसेस क्रिएट करने का, वो तो किसी भी टाइम इनसे नहीं जा सकता, तो वो इन्होंने किया। खुद बजाय खुद मतलब फिनिश करने के और ज़ाया करने के चांसेस इन्होंने दूसरों को प्रोवाइड किए, जिसमें दोनों असिस्ट इनकी थी। असेंसियो को भी इन्होंने असिस्ट किया और विनीशियस की गोल में भी इनका हाथ था। बिल्कुल, बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है करीम बेंजेमा की। और ला लीगा में अब पॉइंट्स टेबल पर क्या सूरत हाल है, आइए एक नज़र डालते हैं। और जैसा कि पहले भी हम बता चुके हैं कि 50 पॉइंट्स के साथ बार्सिलोना टॉप कर रही है। 19 में से 16 मैचेस जीते हैं, 2 मैच ड्रॉ किए हैं, 1 मैच जो है वो हारी है। और दूसरे पे रियल मैड्रिड अभी तक बराजमान है, 19 में से 14 मैचेस विन किए हैं, 3 ड्रॉ किए हैं, 2 लूज़ किए हैं 45 पॉइंट्स के साथ। तीसरे नंबर पर रियल सोसिएडाड और चौथे पे एटलेटिको मैड्रिड। आफरीदी अब 39 पे है रियल सोसिएडाड और 34 पे एटलेटिको मैड्रिड है। और अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट मैच की। नेक्स्ट मैच है कोपा इटालिया का और ये मैच हुआ है यूवेंटस जो कि क्राइसिस में से गुजर रही थी। यूवेंटस वर्सेस लेजियो के दरमियान ये मैच हुआ है और 1-0 से यूवेंटस ने ये मैच अपने नाम किया है। बेहतरीन परफॉर्मेंस और क्वार्टर फाइनल का ये मैच जो कि जीतना बहुत ज़रूरी था यूवेंटस के लिए, उन्होंने फाइनली टू मैनेज टू विन दिस मैच। स्टैट्स पे एक नज़र डालते हैं, देखते हैं स्टैट्स की क्या सूरत हाल रही है इस मैच में। यूवेंटस वर्सेस लेजियो के मैच में 1-0 से जो जीता है यूवेंटस ने। 12 शॉट्स से यूवेंटस की तरफ से 11 जो है वो लेजियो की तरफ से थे। शॉट्स ऑन टारगेट जो है वो 5 से यूवेंटस की तरफ से 1 था लेजियो की तरफ से। पोजीशन भी आप देख रहे हैं, पासेस, पास एक्यूरेसी, फाउल्स, येलो कार्ड्स और कॉर्नर्स, 5 यूवेंटस की तरफ से कॉर्नर्स थे और लेजियो की तरफ से 1 ही कॉर्नर मिला है। यूवेंटस अफरीदी बड़ा क्लब है इसलिए जीत गया ये मैच, या आपको लगता है कि लेजियो जो है वो उन्होंने टफ जो है वो टाइम दिया है और अपनी मेहनत करके जीता है यूवेंटस? यूवेंटस क्योंकि आपने जैसे वैलिड पॉइंट रेस किया कि वो क्राइसिस में से है और ये मैच मैं वैसे एक्सपेक्ट कर रहा था कि लेजियो जीतेगी क्योंकि लेजियो वाज कमिंग द इनफॉर्म टीम इन दिस गेम और यूवेंटस जो थी वो ऑलरेडी क्राइसिस से गुजर रही थी। पिछला मोन्जा से भी हार चुकी थी मैच इस सीज़न, मतलब दोनों मैच मोन्जा से हार गई जो एक रिलीगेशन प्रोन क्लब है। तो वो भी डिसअपॉइंटमेंट थी, लेकिन जिस तरह इस मैच में यूवेंटस के लिए आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस यूवेंटस की और उन्होंने ओन किया है इस मैच को भी और लेजियो को भी। लेजियो को कोई ख़ास चांस मिला ही नहीं। मोस्टली जो मैच था वो द बैटल वाज इन द मिडफील्ड और चांसेस ने क्लिनिकल चांसेस ना लेजियो को मिले ना यूवेंटस को उस तरह से मिले, लेकिन यूवेंटस ने बर्तरी रखी इस पूरे मैच में और जो ज़्यादा चांसेस क्रिएट किए वो यूवेंटस ने ही किए। काफ़ी अच्छा खेली है। एंड में जब 70 मिनट के बाद डी मरिया इंट्रोड्यूस हुए तो उन्होंने भी बताया है कि फॉर्म इज़ टेम्प्रेरी बट क्लास इज़ परमानेंट और क्लासी वो प्लेयर तो हैं ही। उन्होंने काफ़ी अच्छा खेला। कोस्टिच ने काफ़ी शानदार मैच खेला, बहुत ही खूबसूरत ये इनकी परफॉर्मेंस थी। व्लाहोविच ने भी अपनी जो प्रेजेंस है वो दिखाई इस मैच में। पिछले सीज़न उन्होंने काफ़ी हेल्प की थी यूवेंटस को जब उन्होंने ख़रीदा था 73 मिलियन का, और इस मैच में भी अपना जो टॉल फिगर है उनका और जिस तरह हेडर स्कोर करते हैं उस तरह इस मैच में भी उनको एक हेडर मिला जो कि मुश्किल था, लेकिन जिस तरह उन्होंने गोल पोस्ट पे मारा और ये बताता है कि प्लेयर्स जो हैं वो मोटिवेटेड हैं। ऑल दो ब्रेमर जिसने गोल स्कोर किया उन्होंने मैच के बाद एडमिट किया कि वी आर इन क्राइसिस और जिसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन हमारा काम वो नहीं है, हमारा काम है पिच पे परफॉर्म करना और हम कोशिश करते हैं कि वो करते रहें। एग्जैक्टली और यहाँ पे जो प्लेयर हमने फीचर किए हैं यूवेंटस से वो हैं फिलिप कोस्टिच, जिनके बारे में अफरीदी भी बता रहे थे। आइए इनकी परफॉर्मेंस पे एक नज़र डालते हैं, स्टैट्स देखते हैं कैसे इनकी परफॉर्मेंस रही है। और ये स्क्रीन पे आपके सामने 8.2 रेटिंग, असिस्ट एक किया है, जो एक गोल हुआ है उसको असिस्ट भी इन्होंने ही किया था। एक्यूरेट पासेस 78%, टचेस 63, चांसेस क्रिएटेड 4, पासेस इनटू थर्ड, फाइनल 4। अफरीदी
क्रूशल खिलाड़ी यूवेंटस के लिए और नेक्स्ट आने वाले मैचेस के लिए। हाँ, और ख़ास बात यह है यूवेंटस की कि कोई ना कोई प्लेयर आ जाता है, स्टैंड कर जाता है इनके लिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है। जैसे पिछले सीज़न में व्लाहोविच बहुत शानदार परफॉर्मेंसेस दे रहे थे, इस सीज़न हमें कॉस्टिच एक शाइनिंग प्लेयर नज़र आए हैं। तो किएजा पिछले सीज़न काफ़ी अच्छा खेले थे, इस सीज़न अभी उस अप टू द मार्क नहीं है। लेकिन इनकी यूवेंटस की और बड़े क्लब्स की यही बात होती है कि इनके पास मोस्टली अच्छे प्लेयर्स ही होते हैं, और अगर आपके 11 में से एक भी अच्छा प्लेयर परफॉर्म करना शुरू कर दे तो वो इम्पैक्ट पूरी टीम पे आता है और आपके रिजल्ट्स अच्छे नज़र आते हैं फिर। एग्जैक्टली कोपा इटालिया के ये मैच जो है वो यूवेंटस वर्सेस लाज़ियो के दरमियान अपने नाम किया है यूवेंटस ने 1-0 से, और बेहतरीन परफॉर्म किया है और क्राइसिस से गुजर रहे हैं, लेकिन होपफुली के जल्दी अपने क्राइसिस से निकलें और नेक्स्ट इस सीज़न में नहीं तो नेक्स्ट सीज़न में जो है वो हमें दोबारा वही यूवेंटस नज़र आए। जी हाँ, ये दो प्लेयर्स जिनको हम कह सकते हैं बिगड़े हुए प्लेयर्स या बिगड़े हुए बच्चे, जो भी वो आफरीदी हमें बताएंगे। आफरीदी, पहले हैजर्ड की बात करते हैं, बेल्जियम के प्लेयर, और क्या लगता है आपको इनका करियर वो हाई नोट पे एंड हो सका है? और जैसा रिपोर्ट में भी दिखाया गया है 150 मिलियन यूरो के ये इनकी मार्केट वैल्यू थी, और इसके साथ साथ रियल मैड्रिड के लिए खेलते थे, और आखिर पे कुछ फुटेजेस में हमने देखा भी कि इन्होंने वेट भी गेन कर लिया था। नॉन सीरियस थे क्या? उस आपको लगता है वाकई उस कैलिबर के खिलाड़ी भी थे और ये उस नोट पे अपना इख्तिताम कर पाए अपना करियर? जी, अभी एक्चुअली में जब चेल्सी में थे तो बहुत ही शानदार परफॉर्मर थे। जिस तरह पैकेज में भी बताया कि रियल मैड्रिड में जाके उनको एक और बूस्ट मिला, जैसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो थे जब मैनचेस्टर यूनाइटेड में थे, वर्ल्ड क्लास प्लेयर थे, लेकिन लेजेंडरी स्टेटस उनको रियल मैड्रिड में ही जाके मिला। उनको रियल मैड्रिड में वो प्ले, अब चेल्सी में अकेले ये सब कुछ चलाते थे, रियल मैड्रिड में ऑलरेडी आपके पास स्टार्स होते हैं। रियल मैड्रिड में जाने का एक फ़ायदा होता है कि आप स्टार्स के अराउंड खेलते हैं, तो आपकी जो परफॉर्मेंस है, जो 75% पे आप चल रहे होते हैं, उसको आप 99% पे ले जाते हैं और उफक की बुलंदियों तक पहुंच जाता है प्लेयर। और वो स्टेटस इनके पास आने वाला था, लेकिन उन्होंने खुद ही एक तो ट्रेन नहीं किया और फैट हो गया, हेल्थ गेन कर ली, वेट गेन कर लिया था रियल मैड्रिड में, फिर मुसलसल इंजर्ड होता गया, क्योंकि आप जब प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ नहीं चलते तो आपने इंजर्ड ही होना है। और अभी भी आप देखें कि वेलेंसिया के साथ मैच था और ये सब्स्टिट्यूट बेंच पे बैठा था, और इनको मतलब एंचेलोटी तो आप जहमत ही नहीं करते इनको खिलाने की, आखिरी 5 मिनट भी नहीं खिलाते। तो ये हाल है। उम्मीद है कि कोई मुआवजा हो जाए और ये अपना एक आखिरी इंटरनेशनल से तो हो गए हैं रिटायर, उसमें तो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन एक हाई नोट पे जो इनका लेवल है और जिस लेवल के मतलब किसी ने अगर हैजार्ड को देखना है, आप उनके यूट्यूब पे भी जाके चेल्सी की क्लिप्स देख लें, या अभी जो फुटेज हम चला रहे हैं उसमें भी आप देख सकते हैं, नजर आती है हमें मेसी और रोनाल्डो वाली। बिल्कुल आउटस्टैंडिंग प्लेयर, लेकिन वो गोट बन सकते थे अगर डिसिप्लिन होते। और इसी तरह के प्लेयर्स जो हैं हम आने वाले शोज में भी बताएंगे कि मतलब इनमें जो लोग होते हैं टैलेंट, वो कहते हैं ना कि टैलेंट बीट्स हार्ड वर्क व्हेन हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। तो रोनाल्डो जो हैं वो शायद बॉर्न विद टैलेंटेड फुटबॉलर नहीं थे, लेकिन उन्होंने हार्ड वर्क से गोट स्टेटस जो है वो एक तरह से अचीव ऑलमोस्ट कर ही लिया है। और ये हैजार्ड और जो रोनाल्डिनियो थे वो भी उस स्टेटस तक पहुंच सकते थे अगर हार्ड वर्क, क्योंकि टैलेंट तो ऑलरेडी था उनके पास, हार्ड वर्क भी अगर करते। बिल्कुल, रोनाल्डिनियो भी जो है वो काफ़ी फेमस खिलाड़ी, और फुटबॉल का अगर जिक्र किया जाए तो उनका नाम जहन में तो आता ही है, या उनका अगर जिक्र किया जाए तो फिर हमें बड़े ट्रिक्स और बहुत से ऐसे मोमेंट्स जहन में आते हैं, एक्सेप्शनल मोमेंट्स जो कि हमें फुटबॉल में देखने को मिले हैं रोनाल्डिनियो की तरफ से। लेकिन वही बात है जो आप कर रहे हैं कि उनको भी ये टैग लग सकता था, और वो तो मेरा ख्याल है बहुत ही करीब थे इस टैग के। सिर्फ कुछ चीज़ें अगर उनकी माइनस हो जाती हैं अपनी ज़िंदगी में से, चाहे कुछ अरसे के लिए कर लेते, जैसे उस टाइम पीरियड के लिए कर लेते कंट्रोल, तो फिर वो उनको टैग लग सकता था। आप फिर रोनाल्डिनियो को आप किस तरह से देखते हैं? वो तो एक लेजेंडरी प्लेयर का फिर भी कहा जाता है उन्हें, और जैसे रिपोर्ट में भी कहा गया, अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्या वो आपको लगता है कि, मुझे तो लगता है वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट होने थे वो, अगर ये चीज़ें उनकी हैबिट्स ना होती।
जी बिल्कुल, और उनका एक यूनानिमस एक व्यू है सारी, मतलब जितनी भी लोग जो फुटबॉल, मतलब रोनाल्डिनो के बारे में आप अगर ये कहें तो गलत नहीं होगा कि उन्होंने नॉन फुटबॉल फैंस को फुटबॉल फैन बनाया है, मतलब रोनाल्डिनो की वजह से लोग फुटबॉल फैन बने, जनरेशन बड़ी हुई है उनके नाम के हाँ, और वो एक ऐसे वाहिद दुनिया के प्लेयर हैं जिनके ऊपर कोई डिबेट ही नहीं है। मतलब मेसी और रोनाल्डो के बारे में तो कुछ फैंस मेसी को सपोर्ट करते हैं, कुछ रोनाल्डो को। रोनाल्डिनो जब खेलते थे और अभी भी, तो सारे लोग उनको पसंद करते हैं, कोई भी ऐसा नहीं है कि नहीं रोनाल्डिनो का कोई हेटर हो, उनके सारे ही लवर्स हैं। बस अगर थोड़ा सा आप देखें कि ये लेवल रोनाल्डिनो ने बगैर ट्रेन किए हुए, मतलब उसके बारे में ये एक फेमस चीज़ थी कि वो ना मंडे को ट्रेनिंग में आता था, ना ट्यूसडे को, ना वेंसडे, ना थर्सडे, फ्राइडे को अगर पीएसजी का मैच है तो वो सिर्फ मैच पे ना मैच वाले टाइम आ जाता था। और रिपोर्ट में भी हमने सुना कि यूएफए चैंपियंस लीग का इंपॉर्टेंट मैच है और वो मतलब सुबह तक तो जागा हुआ है और पार्टी कर रहा है, उसके बाद जाके उन्होंने चैंपियंस लीग मैच पे भी आया। और इसी तरह हमने उनका कैरियर देखा। तो अगर वो ट्रेन थोड़ा सा भी ट्रेन कर लेता, मतलब बगैर ट्रेन किए हुए इतना उसका लेवल था कि वो गोट के सफ में लेकिन आपको नहीं लगता कि कुछ बिल्ट इन चीज़ें भी होती हैं किसी इंसान और उसकी पर्सनालिटी में, लाइक के अगर आप उनको उस चीज़ से निकाल देते हैं तो वो फिर परफॉर्मेंस या अपना काम भी नहीं ठीक कर पाते? नहीं, ये मुझे लगता है कि ये एक एक्सक्यूज़ हो सकती है, लेकिन बहुत, अब देखें पार्टी बॉय तो मैराडोना भी थे, लेकिन मैराडोना क्योंकि ट्रेन करते थे तो वो ऑलमोस्ट उनकी भी कुछ एडिक्शंस थी, कुछ मतलब वो अगर वो चीज़ें ना करते तो वो आराम से, मैराडोना भी 2 वर्ल्ड कप्स, 2 क्या वो 3 वर्ल्ड कप जीत सकते थे मैराडोना। एक तो 86 वाला तो उन्होंने जीत लिया था, 90 और 94 वाला भी वो जीत सकते थे। लेकिन मैं यही तो कह रहा हूँ कि जब वो जीते थे तब भी वो चीज़ें करते थे, लेकिन तो वो ट्रेन करने आते थे, वो वीक डेज पे भी आते, इसीलिए तो वो 3 वर्ल्ड कप के लिए उन्होंने, मतलब तीसरे 94 वर्ल्ड कप में भी वो पहुंच सकते थे, 90 में तो वो दूसरे वर्ल्ड कप में भी वो फाइनल तक पहुंचा गए थे अपनी टीम को, फाइनल हार गए थे। लेकिन बात कहने का मकसद ये है कि रोनाल्डिनो ने सिर्फ 1 वर्ल्ड कप जीता और दूसरे में तो उस तरह से नजर भी नहीं आए, मतलब थे भी नहीं। हालांकि 2006 का वर्ल्ड कप भी वो जिस लेवल के प्लेयर थे, अगर ट्रेन करते सिंगल हैंडेडली जितवा सकते थे। और ना सिर्फ 6 का बल्कि 10 का भी, ये 2, 6 और 10 उनका टाइम था जो कि वो उन्होंने मिस कर दिया अपने मतलब लॉजी एटीट्यूड की वजह से। व्हाट इज यू नो हिज फैमिली का क्या वो है इसका, मतलब ऑब्वियसली फैमिली का इतना इनका जिक्र नहीं होता, मोस्टली ऑन द ऑन जिसे कहते हैं कि बस इस तरह का पार्टी बॉय जो होता है वो उनको किसी चीज़ की फिक्र नहीं होती, वो बस अपनी दुनिया में मगन रहता है। तो अब स्टिल उसी में है पार्टीज और ये अभी तो बहुत ज़्यादा उनका जो है डाउनफॉल, मतलब फुटबॉल के बाद भी ये उनका जेल भी तो चले गए ना, फाइनेंशियल क्राइसिस भी फाइनेंशियल क्राइसिस, मतलब इस लेवल तक पहुंच गए कि इनके पास खाने पीने के पैसे नहीं थे और जेल भी जाना पड़ गया था। लेकिन इनके चेहरे पे स्माइल हमेशा रही है। हालांकि ये जेल भी जब गए तो जेल में भी लोगों को एंटरटेन किया और सबके साथ फुटबॉल खेलते थे और सब इतने खुश थे। जब रोनाल्डिनो जेल से वापस निकल के जा रहे थे तो सब इनके पीछे रो रहे थे। अच्छा, ये उनके पर्सनालिटी में करिश्मा है वैसे कि जहां भी वो जाते हैं या जो भी लोग हैं उनसे नफरत नहीं कर पाते जी। और 2002 का क्वार्टर फाइनल मुझे याद आता है जब इंग्लैंड के अगेंस्ट इनका क्वार्टर फाइनल था और इन्होंने बिल्कुल बीच, मतलब सेंटर से इन्होंने फ्री किक लेके गोल स्कोर किया था और उस मैच में उसको फिर रेड कार्ड मिला। तो जब रेड कार्ड मिला तब भी हंस रहे थे, अंपायर को कह रहे थे कि चलो अब दे दिया तो बाहर चले जाते हैं फेस पे, बिल्कुल। और ये एक जो सिलसिला हमने शुरू किया है, इंशाल्लाह इसमें और भी प्लेयर्स को हम फीचर करेंगे। और क्योंकि ये वो प्लेयर्स होते हैं जिनके सामने मंजिल भी है, सब कुछ होता है और वो पहुंच भी सकते हैं, उनमें कैलिबर, टैलेंट सब कुछ होता है, लेकिन समटाइम्स आपकी कुछ हैबिट्स और कुछ चीज़ों की वजह से आप खुद ही वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। वेलकम बैक टू गोल्डन बूट और यहाँ पर हम बात करेंगे प्रोग्राम में कुछ ट्वीट्स का बारे में। ट्वीट्स, आज की पहली ट्वीट देखते हैं कौन सी है, दिखाइए जी पहली ट्वीट। और ये आप देख रहे हैं, एम्बापे सेट टू बी आउट ऑफ एक्शन फॉर 3 वीक्स आफ्टर सफरिंग एन इंजरी। अफरीदी, ये बड़ी सैड न्यूज़ है। एम्बापे क्या स्वेयर को इंजरी हो गई है या लाइक इतनी बचत ही हो गई है उनकी, और कब हुई ये इंजरी? ये अभी रिसेंट जो मैच हमने डिस्कस किया था, अभी न्यूज़ आई है कि वो 3 वीक्स के लिए इंजर्ड तो हो गए थे, लेकिन कितने अरसे के लिए जाएंगे वो असेसमेंट के बाद ही पता चलता है। तो अभी असेसमेंट के बाद ये पता चला है कि 3 हफ्तों के लिए आउट हो गए हैं, जिसका मतलब है कि बायर्न म्यूनिख के साथ इनका जो फर्स्ट लेग है 16 फरवरी को चैंपियंस लीग में,
उस मैच से ये आउट हो गए हैं, जो कि बहुत बड़ा शॉक है, क्योंकि बायर्न म्यूनिख के साथ एक एक मिनट और एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट है, और ये 3 प्लेयर्स ही इम्पैक्ट प्लेयर्स हैं। उसमें से एक का आउट होना शायद ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी वैसे हो जाए, क्योंकि नेमार और मेसी साथ में काफ़ी अच्छा खेलते हैं। एम्बापे हो ना हो, आपस में ये दो कंबाइन होके अच्छा कर सकते हैं। इकेट के जो हैं वो, लेकिन पीएसजी के लिए तो है बात, लेकिन एम्बापे के लिए इंडिविजुअली पर्सनली हाँ उनके लिए एक बहुत बड़ा ब्लो है, इतना बड़ा टैलेंट है और आप ये इंजरी, लेकिन एटलीस्ट 3 हफ्ते इतने 3 वीक्स बड़ी इंजरी नहीं है। अगर सवेयर इंजरी हो जाए जिसमें सर्जरी करनी पड़ जाए, वो फिर बहुत कैरियर डैमेजिंग होती है। एग्जैक्टली और लेट्स सी एम्बापे जो है मे बी पहले ही रिकवर कर लें, और पहले भी शायद कुछ प्लेयर्स होते हैं ना वो रिकवर कर लें, जिद करते हैं जी नहीं मैं खेलूंगा, तो लेट्स सी नेक्स्ट क्या होता है। अगली हमारे पास ट्वीट कौन सी है वो दिखाइए जी। अगली ट्वीट आपके सामने, मार्टिनेली साइंस न्यू आर्सेनल कॉन्ट्रैक्ट कीपिंग ब्राजील विंगर एट क्लब अंटिल 2027। आफरीदी, व्हाट आर द डिटेल्स ऑफ मार्टिनेलीज न्यू कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशंस? जी बिल्कुल, मार्टिनेली और बकायो साका दोनों का कॉन्ट्रैक्ट का बड़ा एक लंबा अरसा ये लटका इनका जो सीन है। साका का तो अभी भी साइन नहीं हुआ, लेकिन बिलाखिर मार्टिनेली एग्री कर गए हैं सारे जो शराइत थी आर्सेनल के साथ, और 2027 तक ये क्लब में रहेंगे। और एक एक्स्ट्रा ऑफर भी आर्सेनल ने इनको की है कि अगर उसके बाद भी 2027 के बाद भी आप करवाना चाहें, मतलब वो आपके ऊपर है, तो 1 साल और एक्सटेंड कर सकते हैं आप हमारे साथ। उसके बाद फिर आपकी मर्ज़ी होगी जहां आप जाना चाहेंगे। और ये एक अच्छी बात है, क्योंकि ये भी यंग प्लेयर हैं, टैलेंटेड हैं, और अभी करियर का स्टार्ट ही है। तो लंबे अरसे के लिए कमिट करना एक आर्सेनल का भी, क्योंकि प्रोजेक्ट आर्सेनल का जो है वो यंग प्लेयर से स्टार्ट करना और इन्हीं को डेवलप करके इनसे मैक्सिमम लेना, वो मेन एक प्रोजेक्ट का हिस्सा है। और मार्टिनेली उस प्रोजेक्ट का मेन पार्ट है, और साका भी हैं। उम्मीद है साका भी आने वाले दिनों में अपनी कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको एक्सटेंड कर लेंगे। एग्जैक्टली नेक्स्ट हमारे पास क्या ट्वीट है आपको दिखाते हैं, और ये आपके सामने है। हाउ मच आर क्रिस्टियानो रोनाल्डोज फीट वर्थ? माई फ्रेंड दीज फीट आर वर्थ 1 बिलियन यूरोज। आफरीदी, ये व्हाट्स द स्टोरी ऑफ माई फीट आर वर्थ 1 बिलियन यूरोज, ये क्या कहानी है भाई? ये वेस्टर्न मैकेनी जो कि यूएस के लिए फ़ुटबॉल खेलते हैं अपनी, वो अभी लीड्स में आ गए हैं ऑन लोन। यूवेंटस में पहले खेलते थे, और यूवेंटस में ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ खेलते थे। 2018 में रोनाल्डो ने यूवेंटस के लिए साइन किया था, और यूवेंटस में वेस्टर्न मैकेनी की काफ़ी ज़्यादा दोस्ती हो गई थी क्रिस्टियानो रोनाल्डो की। उनके लिए तो ये एक प्राउड और प्रिविलेज फीलिंग थी कि उनको तो इतनी बड़ी खुशी होती थी कि मैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो के एज में सिर्फ हूँ। वो कहते थे कि मैं सिर्फ इस एज में जी रहा हूँ जिसमें रोनाल्डो खेलते हैं, वो भी मेरे लिए फ़ख्र की बात है। और फिर उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करना, वो तो और भी बड़ी बात है। फिर दोस्ती भी हो गई थी। जब आपके आइकन, आपके लेजेंड के साथ दोस्ती हो तो फिर क्या ही बात है। तो एक दिन ऐसा हुआ कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो का मसाज हो रहा था और वेस्टर्न मैकेनी उधर से जा रहे थे, तो दोस्ती तो होती ही। तो वेस्टर्न मैकेनी ने इनको कहा कि ये कितने गंदे पैर हैं तुम्हारे, रोनाल्डो को वैसी मजाक में। तो रोनाल्डो ने हंस के उनको रिप्लाई किया कि तुम्हें क्या पता दोस्त, इस एक पैर की कीमत 1 बिलियन यूरोस है। और जो कि उन्होंने गलत नहीं कहा था। अगर आप उनका ओवरऑल एस्टिमेट लगाएं, जो उनके अपने बिजनेसेस हैं, जो उनके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, अभी भी तब तो पीक पे थे, अभी भी मतलब डिक्लाइन करता हुआ इनका कैरियर। और अभी अल नसर में भी इनको 200 मिलियन पर ईयर का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। और अगर आप बाकी जो इनके ब्रांड डील्स हैं, जो अपना बिजनेस है इनका कंबाइन करें, तो अभी भी 1 बिलियन तो कीमत है ही इनकी, क्योंकि पैरों की ही इनका पैरों का ही कमाल है। फुटबॉल तो पैरों से ही खेली जाती है। तो बिल्कुल, और यहाँ पे और भी हर चीज़ें काफ़ी वो वैल्यू करती हैं, तभी आपके पैर भी चलते हैं और अच्छे चलते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास कौन सी ट्वीट है जी, दिखाइए। और यह आपके सामने विनीशियस, जी हाँ, विनीशियस जूनियर। विनीशियस क्या हो रहा है? विनीशियस वोर अ पेयर ऑफ ब्लैकआउट बूट्स देयर दिस इवनिंग। आफरीदी, ये क्या है जो पहना है उन्होंने? ब्लैक बूट्स पहने हैं उन्होंने। एक्चुअली में इनका जो डील थी, हर प्लेयर की ब्रांड्स के साथ डील होती है, इनकी नाइकी के साथ डील थी, और ये उस डील से खुश नहीं थे। और पहले जब ये 13 साल के यंगस्टर थे, तो 2013 में इनका एक मायदा हुआ था फर्स्ट टाइम, यंग एज में ही, क्योंकि ये ब्रांड्स जो हैं प्लेयर्स को अट्रैक्ट कर लेते हैं। जब जिन प्लेयर्स में इनको पोटेंशियल नज़र आता है, तो उनके साथ एक लंबे अरसे के लिए 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था।
फिर 2018 में वो रिन्यू किया नाइकी ने वो डील। फिर 2018 के बाद ये रियल मैड्रिड में आए और इनका पीक अभी चल रहा है। तो इनको लगा कि ये जो डील है नाइकी ने एक तरह से एक्सप्लॉइट, अभी जो मेरी करंट वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है और जो मुझे डील मिली है वो खुश नहीं थे। नाइकी से उन्होंने बात की, लेकिन नाइकी ने कहा कि आप तो आपने एग्रीमेंट की हुई है, उन्होंने तो अपना मैक्सिमम लेना है कि कम से कम उनके पैसे लगें और ज़्यादा उनको एक डिस्प्ले और एक्सपोजर मिले ब्रांड को। तो वो ना खुश थे उस डील से। तो अभी उन्होंने फिर उनके साथ जो डील थी वो ख़त्म की और एक एक्सपायर हो गई नाइकी के साथ। रात को उन्होंने एक तरह से ब्लैक शूज़ पहने थे, एक जेस्चर भी था ब्लैक, क्योंकि कलर ऑफ वो एक सैडनेस और वो एक डार्कनेस है, तो वो भी एक नाइकी की तरफ उनका एक मैसेज था। और दूसरा उन्होंने ऑफिशियली एक डिक्लेयर भी कर दिया कि उनका नाइकी के साथ कोई मुआहदा नहीं है और आने वाला इनकी जो टीम है, इनके जो लॉयर्स हैं, उन्होंने कहा है कि हम अभी कोई जल्दी नहीं करेंगे नेक्स्ट डील साइन करने में और पूरा हम असेस करेंगे सिचुएशन को और उसके बाद ही जो मुनासिब होगा विनीशियस के लिए तो उन्हीं ब्रांड के साथ फिर हम अग्री डील करेंगे। ओके, बिल्कुल। ये कुछ ट्वीट्स जो कि हमने आपके साथ शेयर की हैं और इसके साथ साथ कुछ पैकेजेस भी थे, कुछ मैचेस भी थे, कुछ न्यूज़ भी थी आज के प्रोग्राम में और इंशाल्लाह अब आपसे हमारी मुलाकात मंडे को होगी। वीकेंड ऑफ होता है, यानी सैटरडे संडे आप लोग एंजॉय कीजिए अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने साथ। हमें इजाज़त दीजिए आज के प्रोग्राम से। मंडे टू फ्राइडे आप गोल्डन बूट देखते हैं फास्ट स्पोर्ट्स पर और fastsports.tv हमारी वेबसाइट, जिस पे आप पूरी दुनिया में कहीं भी देख सकते हैं। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान अली मिर्ज़ा और सहरयाब अफरीदी को इजाज़त दीजिए। आप देखते रहिए फास्ट स्पोर्ट्स, होम ऑफ चैंपियंस। अल्लाह हाफिज़।